वेलकम गाइज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। और आपने कुछ पुरानी वीडियोस देखी हो न्यूमेरिकल्स वाली, तो आज हम नए न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। आज न्यूमेरिकल का जो मैंने मुद्दा उठाया, जो कॉन्सेप्ट है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, किसी स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है या कितना आपने उस पर वर्क डन करा है, ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कॉन्सेप्ट क्या है, किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, दबाते हैं, होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मेरे पास एक स्प्रिंग है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा 2 मिनट तक, उसके बाद आप क्वेश्चन करने के लायक बनोगे, तब आप कर पाओगे। सीधा मतलब भाग जाना, पहले सीख के जाना कुछ। तो देख, मान लिया आपके पास क्या है, स्प्रिंग है। ठीक है, और स्प्रिंग क्या करा, आपने इसको खींच दिया, मतलब आपने एक फोर्स लगाया, ऐसे खींच दिया मैंने इस स्प्रिंग को। तो भाई जब आपने इस पर खींचा तो क्या होता है कि इस रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है अंदर। ध्यान से सुनिए, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, हुक्स लॉ बोलते हैं इसमें, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होता है ना इस स्प्रिंग के अंदर, जब आप उसे खींचते हो या कंप्रेस करते हो, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। एक्स क्या हुआ भाई, तूने कितना खींचा यहाँ से, मान लो इसको यहाँ से एक्स डिस्टेंस खींच दिया या एक्स डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया। एक बात और, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो आपने फोर्स अप्लाई करा होगा उसके अपोजिट आएगा। ध्यान रखना, अगर मैं इसको दबाता तो बाहर की तरफ आता, इतनी अकल लगाना है आपको। आपने खींचा है तो अंदर की तरफ डेवलप हुआ है FR, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग ने लगाया है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के। मतलब क्या है, मतलब आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, ऑब्वियस सी बात है वो अंदर और वो फोर्स डेवलप करना शुरू कर देगा, रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। यही है हुक्स लॉ। अब इसको क्या करेंगे, जब इसको हटाते हैं, आपको पता है कांस्टेंट आता है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इज इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो मैंने क्या करा, यहाँ से एक कांस्टेंट लगा दे के, और ये है एक्स। के क्या होता है, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी कई बार बोल दिया जाता है, कंफ्यूज ना होने का नको। देख, ये जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट। भाई ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, सीधी सी बात। अगर कोई स्प्रिंग है ना, और स्प्रिंग की ये देखनी कि वो स्प्रिंग कितनी ताकतवर है, मतलब कितनी स्टिफ है, तो भाई वो इससे पता चलता है के से। ठीक है, मान लो तुम इंजीनियर हो और आप कोई स्प्रिंग खरीदने ला रहे हो, स्प्रिंग खरीद के ला रहे हो, तो भाई आपको उसकी स्टिफनेस के बारे में पता होना चाहिए। स्टिफनेस से बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है। स्टिफनेस मतलब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उससे बहुत आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो स्टिफनेस बताता है स्प्रिंग कांस्टेंट, कितना ज़्यादा स्टिफ है कोई स्प्रिंग। तो स्प्रिंग है, मैं बार बार स्प्रिंग बोल दे रहा हूँ कई बार। ठीक है, तो स्प्रिंग, तो जो स्प्रिंग है, अब क्या करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे, मतलब के की वैल्यू बढ़ाओगे ना, तो के की वैल्यू मतलब जिस स्प्रिंग की ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात हो ज़्यादा स्टिफ होगी और तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेम डिस्टेंस को मूव कराने के लिए उसको। समझो इस चीज़ को यार, मतलब मेरे पास ना चीज़ें समझना। मान ले इसकी स्टिफनेस थी K1 या स्प्रिंग कांस्टेंट था K1, और दूसरी स्प्रिंग थी मेरे पास सेम डिस्टेंस की, लेंथ की, और इसकी मान लो K2 है। ठीक है, स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो आप, स्टिफनेस तो ये बताता है। अब आपने क्या करा, सेम फोर्स लगाया मान लो, और पर ठीक है, अब मेरा सवाल है कि ये ज़्यादा स्टिफ थी, ये वाली स्प्रिंग ना ज़्यादा स्टिफ थी, मतलब K2 इज़ ग्रेटर देन K1, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इसका ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टिफ है इससे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, तुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेम डिस्टेंस मूव कराने के लिए इस स्प्रिंग को। समझ में आया कुछ बात, मतलब भाई इसको खींचने में दिक्कत होगी तो ज़्यादा फोर्स ही तो लगाएगा, अगर तुझे एक्स डिस्टेंस ही मूव कराना है इसको भी। ठीक है, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, याद रखना, स्प्रिंग कांस्टेंट जितनी ज़्यादा, स्टिफनेस उतना ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो ये था रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स से क्या फ़ायदा होता है भाई, जितना रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे जैसे आप, मतलब आप इसकी वैल्यू पता कर रहे हो, जैसे जैसे आप फोर्स डेवलप कर रहे हो वो उतना ही डेवलप कर रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, या आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही अंदर डेवलप हो रहा है FR, रीस्टोरिंग फोर्स। तो आप इसको बोल सकते हैं F के बराबर, सीधी सी बात है। जो आप फोर्स लगा रहे हो वो उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर रहा है, और उसकी वैल्यू वही तो हुई K×X। ठीक है, अब बात आई पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई फिर इसमें। तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ हुई क्या देखो, ये स्प्रिंग है और मैंने क्या करा, इसको खींच दिया, फोर्स लगाया, इसकी कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट तक के, तो आपने इसे खींचा, मान लो एक्स डिस्टेंस आपने इसको खींच दिया, एक्स डिस्टेंस तक इसको खींच दिया या कंप्रेस कर दिया, जो बोलना है। अभी तो मैंने खींचा है तो स्ट्रेच कर दिया इसको,
तो होगा क्या है भाई, आपने इस जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है उसके अगेंस्ट आपने वर्क करा है, और वो जो वर्क होगा वो स्टोर हो जाएगा इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कम ऑन यार, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हो जाता है। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अब वो कहाँ जाएगा, डिस्ट्रॉय थोड़ा ना हो जाएगा। तो आपने जो करा है, वर्क करा है, वही उसमें स्टोर हो गया, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, हालांकि इसको करा जाता है डिराइव, कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना आप वर्क डन करोगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसको कैसे निकाला जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओ माय गॉड, मतलब एक स्प्रिंग के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल पा रहे हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जितना कितना स्टिफनेस होगा ये बताएगा। एक्स मतलब कितना आपने डिस्टेंस इसको खींचा है या इसको कंप्रेस करा है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है जो आगे के क्वेश्चनों में मैं लगाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ओके, तो आपके सामने हाजिर है पहला क्वेश्चन, फील द सब्जेक्ट। यार मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आपके दो स्प्रिंग दे रखी है, दो स्प्रिंग दे रखी है, और एक की स्टिफनेस K1 है और एक की स्टिफनेस K2 है। K1 वाला बड़ा है K2 से, ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ चुका होगा ये ज़्यादा स्टिफ होगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखो भाई, सवाल ये है कि आपको वर्क डन निकालना है, किस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये बोला है कि किस में आपको फोर्स लगा के ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है वो सवाल में। लेकिन कंडीशन दी है दो, इनके हिसाब से आपको वर्क डन निकालना है। पहला बोला है इफ़ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब अगर आपने दोनों स्प्रिंग में सेम फोर्स लगा दिया, अगर आपने दोनों स्प्रिंग में सेम फोर्स लगा दिया, तो बताओ कि कितना वर्क, किस में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो चलो निकाल लेते हैं, दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा। तो देख यार भाई, मैंने यहाँ से कर लिया क्या, F का फोर्स लगा दिया, यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया, F का फोर्स लगा दिया। अब थोड़ा बुद्धि लगाओ, ये K1 ज़्यादा था, मतलब स्टिफनेस ज़्यादा थी इसकी और इसकी स्टिफनेस कम थी। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा यार कम इसके लिए तो वही कम फोर्स ही माना जा रहा है। मतलब ये तो मान ले ये यहाँ से क्या हुआ, हल्का सा मूव कर पाएगा, X1 मूव कर पाएगा, X1 ये तो अच्छा खासा खींच जाएगा क्योंकि इसकी स्टिफनेस इससे कम है, तो मतलब कम दिक्कत होगी इसे खींचने में, तो कम ही फोर्स में ये ज़्यादा मूव कर जाएगा, नीचे को मूव कर जाएगा। ये X2 मूव कर गया, मान लो X2 मूव कर गया, ठीक है, नीचे खींच गया ज़्यादा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मेरे को तो वैसे ही पता चल गया कि वर्क डन किस में ज़्यादा होगा। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड कितना खींचा है आपने डिस्प्लेसमेंट में, मतलब तो फोर्स तो देखो दोनों का सेम है, डिस्प्लेसमेंट इसमें ज़्यादा हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो वर्क डन इसी में ज़्यादा आना चाहिए सेकंड वाले केस में। तो लेट्स से निकाल के देखते हैं क्या बोलता है। तो अब देखो ये फोर्स है, ठीक है। अब मुझे पता है वर्क डन निकालना है, तो पहले वाले का वर्क डन अपॉन क्या, दूसरे वाले का वर्क डन, रेशो निकालना है, कंपेयर करना है भाई किस में ज़्यादा, तो रेशो निकालते हैं। तो W क्या हो जाएगा, हाफ के K1 X1 का स्क्वायर अपॉन हाफ K2 X2 का स्क्वायर। हाँ या ना, यही तो पड़ा अभी, वर्क डन कैसे निकालते हैं। अब देखो जरा सॉल्व करते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल, ठीक है। तो K1 एक काम करते हैं, इसको थोड़ा तोड़ते हैं, x के फॉर्म में बनाते हैं। तो K1 X1 का स्क्वायर अपॉन K2 X2 का, ये हो गया X2 का, सॉरी X1, ठीक है, ये X2 मैंने दो बार लिख दिया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो ये X2। अब देख क्या हुआ, ये क्या है, हमने अभी पढ़ा था जब आप खींचते हो तो एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और उस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो है क्या होती है, K इंटू एक्स होती है। तो यहाँ वाले केस में क्या होगा, K1 इंटू X1, जितना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है हम इसकी वैल्यू को वही मानते हैं, ठीक है, वही उतना ही हमें भी तो लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया F, ठीक है, K1 X1। तो यानी कि फोर्स है, फोर्स की वैल्यू है ये K1 X1 इसमें, और यहाँ पे भी क्या है, फोर्स की वैल्यू है ये वाली, इस वाले स्प्रिंग के लिए, और वो दोनों क्या है, सेम। तो इसका मतलब है F अपॉन क्या, F ये क्या हो जाएगा, X1 अपॉन X2। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो वर्क डन है W1 अपॉन W2, देखो मैंने वही तो बोला, W अपॉन W2 वो डिपेंड कर रहा है किस में, डिस्प्लेसमेंट कौन ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स तो सेम निकला। वही, और साइंस क्या बता रही है भयंकर, जो सोच रहे हैं वो मैथमेटिक्स लगा के सब आ रहा है बाहर, ठीक है। तो देखो क्या, हाँ, अब पहले अगर तुम्हें इसके हिसाब से मैं देखा हूँ, अगर तुम्हें इसमें समझना है स्टिफनेस के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या लिखी, जो रीस्टोरिंग फोर्स, जितना आप खींचोगे उतना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो जितना आप यहाँ पे भी खींचोगे उतना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जितना आप यहाँ पे खींचोगे उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, K2 X2, और दोनों फोर्स दोनों केस में क्या है, बराबर है, दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2, है ना, ये स्मॉल f है, कन्फ्यूज मत होना तुम लोग भैया, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू X2 अपॉन X1। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, X1 अपॉन X2, उल्टा, तो क्या आ जाएगा, K2 अपॉन क्या हो जाएगा, K1। अब K1 वाला बड़ा था
K2 वाला छोटा था, ये दे रखा है कंडीशन में साफ साफ। तो इसका मतलब है ये लेस देन 1 आएगा इसका रेशो, ठीक है। ये नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो इसका मतलब है W1/W2 का भी जो रेशो आएगा वो लेस देन 1 आएगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, W1/W2 इज लेस देन 1। अरे वो लिख तो दिया, ठीक है। मतलब W1 इज लेस देन व्हाट, W2। ऑब्वियस सी बात है, मैंने जो पहले प्रिडिक्ट करा था वही मैथमेटिक्स ने मेरे को दिखा दिया। तो W2 में ज़्यादा वर्क हुआ है, सेकंड वाले केस में वर्क डन ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू पहले वाले में, स्प्रिंग में। आई होप समझ में आया हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन वही है बट उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट हम सॉल्व करना भूल गए थे, मैं वो सॉल्व करा देता हूँ पहले। इफ़ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट, अगर वही स्प्रिंग्स जो हैं जिनमें इसकी स्टिफनेस क्या थी K1, इसकी स्टिफनेस क्या थी K2, बोला है। अब K1 ज़्यादा बड़ा था K2 से, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टिफ थी, ये कम स्टिफ थी। अब एक बात बताओ, उसने बोला अगर तुम इन दोनों को सेम डिस्टेंस से खींच दो, दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको सेम डिस्टेंस से खींचना चाहूँ, पर चलो पहले मैंने इसको खींच लिया था, मान लो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, फोर्स लगाया, कोई फोर्स लगाया, यहाँ से कोई फोर्स लगाया F1, तो यहाँ से डिस्टेंस खींच गया, मान लो x खींच गया, यहाँ से x डिस्टेंस मैंने खींच दिया। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या सेम फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, या सेम फोर्स से क्या वो इतना ही डिस्टेंस खींच जाएगा इस वाले केस में? नहीं भाई, ये तो आसानी से खींचे जा रही है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, लेकिन भाई इसकी स्टिफनेस ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को खींचने के लिए। तो यहाँ से अगर मैं x डिस्टेंस खींचूंगा तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मैं उसको F2 लिख लेता हूँ, ठीक है, F2 लिख लेता हूँ। अरे आई होप समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो अब इफ़ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट, चलो अब निकालो कि वर्क डन किस में ज़्यादा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस, अब देखो किस पे वर्क डन डिपेंड करेगा, फोर्सेस पे, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम कर दिया हमने। तो अब चलो लिख लेते हैं W इज इक्वल टू क्या, W1/W2 करते हैं, ठीक है। रेशो देखते हैं यार किस में आ रहा है वर्क डन ज़्यादा, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ K1 X1 का स्क्वायर, ऐसे इसका क्या हो जाएगा हाफ K2 X2 का स्क्वायर। यही तो है यार रिश्ता, वही सोच नहीं, वर्क डन ऐसे तो निकालते हैं। तो अब देख हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाँ ओके। तो K1 के टर्म्स, अब देखो X1 और X2 दोनों क्या है, बराबर है, तो ये तो कट गया, ये तो सिंपल सा हो गया फिर तो। W1/W2 इज इक्वल टू क्या होगा K1/K2। अब कौन सा बड़ा है, K1 बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर वाला छोटा है, तो इट इज़ ग्रेटर देन 1, जो रेशो आएगा बड़ा ही आएगा। तो W1 इस केस में क्या होगा, W2 से ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, मुझे इस वाले केस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। ओप्स, ये F2 कर लो और ये F1 कर लो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा W1 इज़ ग्रेटर देन W2, ठीक है। ये जो रेशो आया था 1 से ज़्यादा है, मुझे फोर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मैंने नंबरिंग गलत कर दी थी, सही कर लेना इसको, F1 F2। ओके, तो दूसरा सवाल मेरे पास मौजूद है और आप इस पर दिमाग लगाइए। कोई स्टील वायर दी है आपके पास, ठीक है, और इसको आपने किसी वजन लगा के खींच दिया है, कोई ज़रूरी नहीं स्प्रिंग ही दी हो हमेशा, ठीक है। तो अब देखो क्या है कॉन्सेप्ट, आप इसमें भी लगा सकते हो। देखो क्या है, ये मास था, आपने इस पतली सी स्टील वायर थी उस पर लटका दिया, अब 5 किलो को लगाया तुमने, मतलब ज़्यादा पतली भी नहीं थी, ठीक है। तो स्टील वायर दे रखी है, उन्होंने बस ऐसे ही बोला स्टील वायर है, और उसको आपने मास लगा दिया है 5 kg का, और ये यहाँ से खींच गई ऐसे, और कितनी खींची, आई थिंक 5 सेंटीमीटर या ऐसे कुछ दे रखे थे, कितना लेट मी सी, बहुत कम खींचा, बहुत ही कम यहाँ से खींच पाया, मैंने बड़ा दिखा दिया आपको बहुत ज़्यादा। ये मान लो बहुत कम स्ट्रेच हुआ है यहाँ अंदर, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट मान लो यहाँ से थोड़ा सा नीचे इसकी ये बड़ा दिखाना पड़ रहा है ताकि आप देख पाओ, तो समझ जाना बहुत कम खींचा है, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, समझ रहे होंगे कितना कम, ठीक है। तो अब आपको बोला गया है कि भाई कितना इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था, जो या फोर्स कांस्टेंट, इसका जो स्टिफनेस है जो बताता है के, वो कितना था, वो पूछ रहा है आपसे वो। हाँ, तो यार इसका वजन लग रहा होगा नीचे की तरफ, जिसकी वजह से खींच गया होगा, एक फोर्स लगा होगा, फोर्स कितना था M×G, ठीक है, M×G, ओके। तो फोर्स ये लग गया, अब निकालते के। अब मुझे पता है जब ये खींच रहा होगा तो एक अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ होगा जो और इसी के बराबर होता है। तो F इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, F इज इक्वल टू क्या होता है K×X, है ना। F की वैल्यू कितनी है mg, K की वैल्यू मुझे निकालनी है, डिवाइडेड बाय x, x मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ है 0.5 इंटू 10 की पावर क्या करूँगा -2, मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, वैल्यू रखी नहीं। देखो ये K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इज इक्वल टू M का कितना है 5 kg, ये है 9.8 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से, या 10 ले लूँ क्या, इसे 10 ले लेते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो कहाँ गया जी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, 10 की पावर 4 न्यूटन, नहीं
न्यूटन पर, देखो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, ये उसकी यूनिट होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग वायर, इन स्ट्रेचिंग द वायर। तो भाई वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, वर्क डन कैसे निकाला जाएगा? वर्क डन यार तुम्हें पता है, वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि जब कि इसमें खिंचाव हुआ तो एक अंदर क्या हुआ, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, हर मटेरियल ऐसा करता है, ठीक है। तो स्टील वगैरह क्या करते हैं, ये स्टील या कोई भी मटेरियल हो वो क्या करेगा, वो आपको अपोज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये आप स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो फिलहाल अभी डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। हाफ के एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन निकालने का, कि कितना, अब जितना इस पर वर्क डन होगा उतना उसके अंदर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो उसको स्टोर कर देगा, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के की वैल्यू अभी निकाली 10⁴ था, एक्स की वैल्यू जो थी 0.5 इंटू 10⁻² क्या -2 का होल स्क्वायर। आई थिंक जो इसका आंसर आया था 0.125 करीबन आ रहा था, 125, एक बार चेक कर लेना आप, ये इसका आंसर था, सॉल्व करके देख लेना, सॉल्व करना सबको आता है। आई थिंक ये समझ गए होंगे आप लोग।